ठीक है। लास्ट क्लास में हम गैल्वेनोमीटर का डायग्राम वगैरह बना दिए थे, लास्ट क्लास वाला ही बना हुआ है। ठीक है। पारवेश का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम लास्ट क्लास में डायग्राम वगैरह बना दिए थे। अब यहाँ से हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो हेडिंग वर्किंग देंगे बउआ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी टाइप मशीन। ठीक है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें कॉइल मूविंग रहता है, मैग्नेट परमानेंट फिक्स रहता है। ऐसा कर करके है, ये कंट्रोलर स्प्रिंग है। ठीक है, ये फास्फो ब्रोंज का आपका बना होता है। और स्पिंडल के बारे में पता कि नहीं कि क्या होता है? हाँ सर, स्पिंडल हैंडल उसमें देख लिया था उसका। अच्छा, ठीक है। तो जो भी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। इसका वर्किंग लिखिए। हम प्रिंसिपल लिखा दिए हैं। कंस्ट्रक्शन इसका हो गया बउआ, एमसीजी का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका वर्किंग कैसे होगा? चूंकि हम लोग बउआ जानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं केस बाय केस करके, कि अगर किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है। ठीक है, जब भी किसी चीज पे टॉर्क लगेगा तो मूव करेगा। तो अब कितना टॉर्क मूव करेगा, जितना मूव करेगा अकॉर्डिंगली पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। कितना ज्यादा ये मूव करेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा। ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा टॉर्क लगेगा। कितना ज्यादा फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला बता सकती है बउआ? अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, मतलब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता तो उसमें फोर्स का क्या फॉर्मूला है? बोलो, यूवी पारवी भी बोलिए साइन, आप। आइडियल भी क्यों? और हाँ, तो बिल बउआ, बी आई एल बिल, या है ना? हाँ ठीक है, आइडियल क्रॉस बिल, बी बोले तो बी आई एल, मैग्नेटिक फील्ड करंट एंड लेंथ। ठीक है स्मार्टली, ठीक है। क्योंकि दो फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बी आई एल बिल, एक एल बी भी लब। एल बी भी मेरे ख्याल से आएगा, ये ईएमएफ का वैल्यू हो आएगा, या तो इसी में मेरे ख्याल से आ जाता था कहीं तक में। अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, ईएमआई, तो उसमें आपका मिलेगा, कि शायद यही कहीं मिल जाएगा मेरे ख्याल से। एल बी भी, ठीक है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है बी आई एल, ये ईएमएफ का फॉर्मूला एल बी भी लब, है ना? जैसे भी आपको याद करना कीजिएगा। तो जो भी है बउआ, तो वही कहानी होगा, वर्किंग इसका ये होगा कि जैसे पीछे ऑलरेडी हमने केसेस पढ़ाया है कि भाई आपका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड दिए थे। हमने एकदम केसेस कर करके पढ़ाया था कि अगर किसी लूप को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपका क्या होता है, फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो सकता है लेकिन इस पर टॉर्क लगता है जिससे घूमेगा। तो जो फोर्स का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बी आई एल पे। इमेजिन कीजिए कि बी फिक्स है, ये मैग्नेट परमानेंट है, फिक्स हो गया। लेंथ फिक्स हो गया लूप का। करंट होगा, जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क क्या है? आर क्रॉस एफ है। जितना ज्यादा फोर्स है, आर मान लो फिक्स है बउआ, आर मान लेते हैं फिक्स है, तो क्या होगा? जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टॉर्क। जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना घूमेगा, तो जित ज्यादा घूमेगा तो पॉइंटर ज्यादा दूर जाएगा ना, कम घूमेगा पॉइंटर कम दूर जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही चीज है बउआ एक्चुअल में, है ना? तो इसका मतलब फाइनली किस पे डिपेंड किया? करंट पे बउआ। यानी ये जितना करंट आएगा अकॉर्डिंगली उतना डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स करंट पे डिपेंड कर रहा है और टॉर्क फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी टॉर्क करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज्यादा करंट आएगा उतना पॉइंटर बताएगा, मतलब ये करंट का वैल्यू को बता देगा। एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे इसका वर्किंग, हेडिंग देकर करके लिखिए अब यहां से। वर्किंग में लिखिए कि since current loop is placed in a radial magnetic field,
since current loop is placed in a radial magnetic field, net force is zero, but torque equal to टॉर्क का क्या फॉर्मूला था बउआ? लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी बनाई थी। n नंबर ऑफ टर्न है, यहाँ तो देखो बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न है। उसके बाद म्यू क्रॉस बी, ठीक है। म्यू क्या था आपका? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? आई ए। तो n म्यू की जगह पे क्या रखेंगे? आई ए बी, और चूंकि रेडियली है तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? साइन 90 डिग्री। तो जो टॉर्क लगेगा बउआ, देख रही थी नॉर्थ साउथ था, बीच में कॉइल था आपका, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, हॉर्सशू शेप मैग्नेट है, ठीक है। तो टॉर्क जो है आपका ये क्या होगा? मैक्सिमम एन आई ए बी। ठीक है बाबू, यहां तक लिखा गया। हाँ सर। लिखेंगे ड्यू टू लिखेंगे ड्यू टू दिस डिफ्लेक्टिंग कपल, ड्यू टू दिस डिफ्लेक्टिंग कपल। टॉर्क या कपल एक ही चीज को कहते हैं बाबू, टॉर्क या कपल एक ही चीज को कहते हैं। ड्यू टू दिस डिफ्लेक्टिंग कपल, द सस्पेंशन वायर twisted by certain angle, the suspension wire समझ जो लटक रहा है, the suspension wire twisted by certain angle alpha, full stop। therefore in suspension wire torsion couple produce, टोर्सन, पारवी को 11 क्लास में हम टोर्सन पेंडुलम पढ़ाए थे, TORSION, टोर्सन कपल प्रोड्यूस, एंड दिस टोर्सन कपल produce, and this torsion couple that is restoring torque, torsion couple that is restoring torque, try to restore torsion couple try to restore the coil to its original condition, the coil TO2 its original condition, restore the coil to its original condition, whereas magnetic deflecting torque try to deflect the loop from equilibrium separation, magnetic deflecting torque try to deflect the loop from equilibrium separation, full stop। in equilibrium condition, in इक्विलिब्रियम मत लिख दीजिएगा, इन अलग है, इक्विलिब्रियम अलग है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन टू आर इक्वल एंड अपोजिट, टू आर TWO हुआ, टू आर इक्वल एंड अपोजिट, मैथमेटिकल थोड़ा सा करेंगे हम लोग पोर्शन, हम लोग ऑलरेडी टॉर्क का वैल्यू NIA भी लिख चुके हैं। तो सिंपल देखो यहाँ पे क्या कहा गया हुआ कि ये पूरा फॉस्फोब्रोंज एक वायर है, इसमें पूरा आपका कॉइल जो है लपटा हुआ है। अब वो सिलिंड्रिकल शेप में है, एल्युमिनियम फ्रेम है, दिस डेट है, वो बात की बात है, सिंपल। तो सिंपल है बउआ, कपड़ा को आप निचोड़ती होगी, पानी से जब धोती है कपड़ा का, इमेजिन करो खूब मोटा कपड़ा को एकदम,
बड़ा सा कोई बेडशीट इस टाइप का बिछावन उस टाइप का है, जिसको आप वॉशिंग कर रही हो, और उसको फिर होता है पानी को निचोड़ना। पानी को जब निचोड़ती है तो क्या होता है, इसमें जो निचोड़ता है, जो इसे करके हम ऐंठते हैं, घुमाते हैं, इसी को हम लोग क्या करें यहाँ पे, टॉर्सन कपल। तो इसमें क्या करंट होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से क्या है, ये ऐसे ही टॉर्सन काज होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये घूमेगा। अब हुआ, इमेजिन करो खूब मोटा सा कपड़ा है, ठीक है, एकदम खूब मोटा सा, उसको आप एकदम घुमा रही है। कभी कभी देखोगे कि एकदम खूब भारी भरकम है, जिसे मान लेते हैं खूब एकदम एकदम हैवी कंबल है बउआ, उसको आप साफ कर रही है, तो उसका पानी को अगर मान लेते हैं, अब वॉशिंग मशीन की बात मत कीजिएगा, सिंपल बुआ, पानी में मान ले डाल कर करके आप सोचे कि इसको निचोड़ते हैं, अकेले संभव नहीं होगा बउआ, है ना, दो आदमी को चाहिए। मान लो कि भाई कभी कभी ऐसा होगा कि आप इसे एकदम अकेले जो है ऐसा कर करके इसको निचोड़ रही है। अगर बहुत मोटा कपड़ा है, एकदम हैवी कपड़ा है, तो देखोगे फिर वो एकदम गलती से छूट जाएगा हाथ से, फिर अपने आप वापस आ जाएगा बउआ, देखेगी कभी कभी इस टाइप का। तो इसका मतलब जो भी है आपका, ये जो सस्पेंशन वायर है बउआ, इस पे जो कॉइल है, जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस पर टॉर्क लगा है, टॉर्क की वजह से क्या है, इसमें आपका टॉर्क का वैल्यू NIV है। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मतलब ये करंट फ्लो होने की वजह से और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे जो टॉर्क लगा, उसका नाम हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दिया। अब क्या है कि ये रिस्टोर करना चाहेगा अपने आप को, किसी भी चीज को ऐंठती हो, कोई आपका हाथ को ही पकड़ के ऐंठता है, निचोड़ता है, तो आप वापस होती है एकदम सीधा कर ले, छोड़ दे, तो वैसे ही बउआ एक इसमें आपका क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू होगा, वही आपका क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होगा, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो पहले आप यहां लिखिए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू, जहां आपने लिखा उसके नीचे लिखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल, ये लिखिए NIAB, इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू NIAB। उसके नीचे लिखिए रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू, रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू C अल्फा। ठीक है, हम क्लास 11th में बउआ सिर्फ टॉर्सन पेंडुलम हम इसी इक्वेशन के लिए पढ़ाते हैं, पता है कि क्लास 12th में एक जगह हमको काम पड़ेगा, और वो जगह यही होता है बउआ। ठीक है, हम 4 तरह का पेंडुलम क्लास 11th में पढ़ाते हैं बउआ हमेशा, उसमें एक टॉर्सन पेंडुलम है, वहां पे हम C अल्फा का एक्सप्रेशन पूरा ड्राइव कर करके लिखाते हैं, जो भी है ना, बट मतलब नहीं है, आप ये एक्सप्रेशन होता है, आप यहाँ याद कर जाइएगा। ठीक है, जहां अल्फा क्या है बउआ, एंगल ऑफ डिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, कितना आप निचोड़े हैं तो एंगल में ट्विस्ट हो रहा है ना। और सी क्या है बउआ, जो सी है वो टॉर्सन कांस्टेंट है, क्या लिखेंगे, टॉर्सन कांस्टेंट, टॉर्सन कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग, या कोई भी वायर है वही है। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया भैया कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहेगा कॉइल को घुमाने के लिए, और रिस्टोरिंग टॉर्क चाहेगा आपको कॉइल ना घूमने दे, उसे वापस ले आवे, दोनों में लड़ाई होगा, इक्विलिब्रियम में दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, दोनों इक्वल होगा इक्विलिब्रियम में, तो NIAB इक्वल टू C अल्फा, I इक्वल टू C अपॉन NAB अल्फा। ठीक है बाबू, यहां तक में कुछ भी डाउट है प्लीज पूछ लेंगे आप। नहीं है सर। ठीक है बुआ, तो I इक्वल टू C अपॉन NIAB अल्फा हो गया। लिखेंगे I इक्वल टू
जी अल्फा, वेयर जी का वैल्यू क्या हो गया बाबा, जी इक्वल टू सी अपॉन ए बी एन, वही है ए बी एन हमने लिखा है, यही है बाबा, सी अपॉन एन, ए बी को हमने क्या कह दिया, जी कह दिया। जी को क्या कहते हैं बाबू, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर, करंट रिडक्शन फैक्टर, करंट रिडक्शन फैक्टर, और कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट को जनरली लोग एफओएम बोलते हैं, किसी भी चीज का फिगर ऑफ मेरिट होता है बउआ, दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट का फिगर ऑफ मेरिट होता है, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब कितना करंट फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर एक करंट मेजर करने का डिवाइस है, तो कितना फ्लो होगा करंट, ये बउआ हम जी अल्फा से मेजर कर लेंगे। जी में आपका ए कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है बउआ, क्योंकि ऐसा नहीं कि कॉइल का एरिया बदल रही है, जो कॉइल आपने रख दी बउआ रैपिंग करके, वो कॉइल फिक्स है एरिया। बी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है बउआ, क्योंकि आपने एक बार मैग्नेट यहाँ पे जो लगा दी है नॉर्थ साउथ पोल, वो फिक्स है। एन नंबर ऑफ टर्न भी फिक्स है बउआ, एक बार गैल्वेनोमीटर बन गया तो नंबर ऑफ टर्न भी फिक्स हो गया। सी आपका एक तो कांस्टेंट वैल्यू है बउआ वायर का, है ना, जो हुक्स लॉ में आपका वायर है बउआ, जो एफ बराबर माइनस के एक्स पढ़ते हैं ना, जिसको कहते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, वैसे ही है। सी यहाँ पे टॉर्सन कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये फिक्स है। इसका मतलब जितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा मतलब उतना ज्यादा करंट है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है, करंट पे डिपेंड करेगा। इस बेसिस पे हम लोग गैल्वेनोमीटर से करंट को मेजर करते हैं। ठीक है बाबू, कोई डाउट है पूछेंगे प्लीज, अदरवाइज आगे लिखेंगे यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी विटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर लिखेंगे। अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, a galvanometer is said to be sensitive, सेंसिटिविटी का मतलब बता पाएगी बउआ कोई, पारवी या अनुष्का, कि आप ज्यादा सेंसिटिव हो या कम सेंसिटिव हो, ये हम कोई भी कैसे पता चलाएगा आपसे, या आप किसी के बारे में कैसे पता चलाओगे कि भाई देखो भाई वो तो जो है आपके फ्रेंड सर्कल में मतलब 5-6 बच्चे होंगे जो भी है, उसमें कोई बहुत सेंसिटिव है, ये किस आधार पर बोलते हो कि बहुत सेंसिटिव है, किसी भी मामले में। अगर अगर वो हाँ हाँ छोटा छोटा बात पे इमोशनल हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यानी कि सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और उस चेंज को पकड़ लेता है, कोई छोटी सी बात को पकड़ लेता है, मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है किसी भी बात को लेकर के, तो सेम कहानी है बउआ। ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर जो है बउआ वो सेंसिटिव कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्मॉल करंट भेजते हैं और वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है, हमने दोस्त को बहुत छोटा सा बात बोला और वो उसका रिएक्शन बहुत बड़ा बना दिया, इसका मतलब बहुत सेंसिटिव इंसान है ना। मम्मी पापा बहुत छोटा सा बात बोले, बेटा बेटी जो है भाई एकदम पूरा घर को सर पे उठा लिया, मतलब क्या बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो जो भी है तो वही सेंसिटिविटी है। ठीक है, सेंसिटिविटी का ऑलवेज मतलब है, और फिजिक्स में मल्टीपल प्लेस पे इसका यूज होता है, कि वही है कि हमने स्मॉल चेंज किया बट इम्पैक्ट उसका लार्ज पड़ा। लिखेंगे बुआ जो लिखा रहे थे कि गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव if if it shows large scale deflection, if it shows large scale deflection even when
even when a small current even when a small current is passed through it, current is passed through it, or or a small voltage is applied across it, is applied across it ठीक है सर जी। तो सेंसिटिविटी का मतलब समझ गए। अब यहाँ के स्कूल के एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, क्लास 12 के एग्जाम के बोर्ड की बात कर रहे हैं बाबू, हमेशा पूछा गया है कैल्विनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी वगैरह कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता हुआ साल एक साल अल्टरनेट करके ऐसा करके, है ना, कभी कभी कंजुकेटिव ईयर में भी पूछा गया है। तो इसीलिए हम जानते हैं कि भाई गैल्वेनोमीटर जो है उसमें थोड़ा सा हम करंट या वोल्टेज में चेंज करते हैं, लार्ज रिफ्लेक्शन देगा, जो गैल्वेनोमीटर ऐसा करेगा मतलब बहुत सेंसिटिव है, मतलब छोटा सा करंट के चेंज को भी गैल्वेनोमीटर हमको बता देगा। और डिवाइस के लिए तो अच्छा चीज है बाबू, इंसान की इमोशन के लिए अच्छा चीज नहीं है कि छोटे छोटे बात को पकड़ करके वो लड़ाई झगड़ा करे आपस में, लेकिन डिवाइस के लिए बहुत अच्छी चीज है कि एकदम छोटा सा चेंज को बता दे। तो हेडिंग डालेंगे करंट सेंसिटिविटी, देखते हैं करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करता है। करंट सेंसिटिविटी तो देखो बउआ, अभी जो ऊपर हमने डेरिवेशन किया था, ठीक है, जिसमें हमने NIBA बराबर C अल्फा लिखे थे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, एकदम पहला बउआ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट किए थे, वहां से अगर हम अल्फा का वैल्यू लिखें तो NAB/CI ऐसा लिख सकते हैं बाबू अल्फा का वैल्यू। ठीक है, हाँ तो सर। D/D अल्फा बउआ, सॉरी करंट सेंसिटिविटी निकालना है, मतलब D/DI से डिफ्रेंशिएट किए, इधर भी D/DI लिखे और इधर भी बउआ D/DI लिखे, दोनों तरफ D/DI। डिफ्रेंशिएशन अभी तक थोड़ा पढ़िए कि नहीं 12th क्लास में उसका? हाँ सर पढ़े। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं D/DI। इधर क्या आ जाएगा बाबा, इधर हम उसका बता पाएंगे, अगर थोड़ा सा पढ़िए तो इसका बता पाएंगे, इधर हम क्या लिख पाएंगे? हाँ एन सर। ए बी जो है NAB जो है और अपॉन C, ये कांस्टेंट हो गया। बाहर आ जाए। हाँ, और यहाँ लिखेंगे DI डी का अपॉन DI, तो DI अपॉन DI क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। कट आई करके एक हो डी। जाएगा, हाँ कट कर डी। करके एक हो जाएगा बाबू। अगर DX अपॉन DX लिखा है इसका मतलब क्या है, एक हो, तो कट कर करके, तो अगर जो क्लास 12 का स्टूडेंट रहेंगे उसको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है बउआ, DI अपॉन DI 1 होगा तो सिंपली कांस्टेंट बाहर बच गया। ठीक है, तो फाइनली ये हो गया। अगर इसका फिजिकल मीनिंग कहा जाए तो करंट के चेंज होने से एंगल में क्या चेंज होता है, यही करंट सेंसिटिविटी है। स्मॉल करंट के चेंज होने से एंगल में कितना चेंज होता है, एंगल ही तो दिखाता है वो डिफ्लेक्शन, जो पॉइंटर है कितना, जितना अल्फा चेंज होगा उतना पॉइंटर इधर से उधर या उधर से इधर भागेगा, तो है ना, चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट, यही एक्सप्रेशन क्या है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा तो ज्यादा सेंसिटिव होगा, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्सन कांस्टेंट है, मतलब वायर का नेचर पे डिपेंड करेगा कि वायर एल्युमिनियम का है कि आयरन का है कि कॉपर का है कि किस चीज का वायर है, क्योंकि सी जो है वो वायर के नेचर पे, मटेरियल किस मटेरियल का बना उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए हर हाल में। अब लिखेंगे वो वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी
ठीक है, तो सेम एक्सप्रेशन से चलेंगे। पहले लिख लेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी में एक लाइन हुआ, लिखेंगे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर, deflection produced in galvanometer, produced in galvanometer when a unit potential difference is applied, when a unit potential difference is applied across its end, when unit potential difference is applied across across its end, across its end। ठीक है बाबू, अब नीचे लिखिए यही एक्सप्रेशन अल्फा बराबर एन ए बी अपॉन सी इंटू आई। लिख ली बुआ यहां तक में। हाँ सर। अब हुआ करेंट वाला में तो ठीक है, आपने अल्फा कह सकती है एक ढंग से कि आई को इधर ले आई, अल्फा अपॉन आई एन ए बी अपॉन सी बचा, वही करंट सेंसिटिविटी हो गया। इसमें वोल्टेज कहाँ से ला पाएंगे, वो वोल्टेज कैसे बना पाएंगे? तो हम ऐसा कर सकते हैं बुआ कि हम अगला लाइन में ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एन ए बी अपॉन सी, ये आई है बुआ, तो इसको आई आर कर दिया, मतलब ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर। हाँ, तो अब हुआ आई आर क्या होगा, वोल्टेज हो गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि डी अल्फा अपॉन डी, इस आई आर को इधर ले आए, डी आई आर यानी वोल्टेज हो गया डी अल्फा बाई डी वी, चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, देन व्हाट विल हैपन इन द एंगल डी अल्फा बाई डी वी, ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन सी आर, एन ए बी अपॉन सी आर। ठीक है, इसी को वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है बाबू। हाँ सर। तो यहां से एक चीज क्या देखिए, अगर रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा रहेगा। मैडम जी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली है। डी अल्फा सर बाई तो डी ऊपर आई आर वाला को, फॉर्मूला से देखेंगे ना। डी अल्फा अपॉन डी आई आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी मल्टीप्लाई 1/r। फिर कोई बोलेगा कि रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा, सिंपल है बाबू। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बार बार जहां तक पूछा है आपके स्कूल के एग्जाम में बुआ, लिखेंगे हाई करंट सेंसिटिविटी, a high current sensitivity means, high current sensitivity means a high resistance galvanometer, a high current sensitivity means a high resistance galvanometer, while a high voltage sensitivity, a high voltage sensitivity means a low resistance galvanometer। हाई वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ज्यादा होगा जब रेजिस्टेंस कम होगा। हाई वोल्टेज सेंसिटिविटी मींस अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे और,
लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, presence of a strong magnetic field, magnetic field and ED current, है ना, ये एसी पढ़ाएंगे ना तो वहां पे पढ़ाएंगे डिटेल में ED करंट के बारे में, ये भी बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड ED current damping mechanism, ED current damping mechanism, damping mechanism is used, damping mechanism is used to produce damping torque, is used to produce damping torque, damping torque। जब हम ईडी करंट पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर में क्या उसका मतलब था। ठीक है, कोई पॉइंटर अगर डिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा उसे वापस आएगा तब तो अगला रीडिंग करेगा। तो वही कह रहा है कि ये ईडी करंट की वजह से, मतलब इसमें जो ईडी करंट होता है वही वो आपका डैम्पिंग टॉर्क को कॉज करता है, मतलब वापस उस पॉइंटर को लाने का काम करता है। यहाँ पे हम डिटेल में समझाएंगे उसको जब हम ये हेडिंग देख पढ़ाएंगे। ठीक है। एक पॉइंट और छोटा सा लिख लेंगे, जो स्प्रिंग था ना वो स्प्रिंग जिसमें प्लस माइनस लिखा हुआ था, लिखेंगे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्प्रिंग, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्प्रिंग, essential characteristic of a spring, लिखेंगे it should have low resistance, it should have low resistance। फिर लिखेंगे it should have low temperature coefficient, LOW, low temperature coefficient। अब लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या फायदा हो सकता है ये सोचिएगा। जो स्प्रिंग होगा उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होना चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट प्योरली टेम्परेचर से रिलेटेड है वो, और टेम्परेचर एक ऐसा चीज है जो दुनिया में हर चीज को इफेक्ट करता है। ज्यादा गर्मी है तो गुस्सा भी आप लोग को ज्यादा आता है, जो भी है ना। तो क्या है कि लो रेजिस्टेंस होना चाहिए स्प्रिंग का, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़े होंगे तो थर्मल एक्सपेंशन डिस्टेंस पढ़े होंगे, ओम्स लॉ में पढ़े होंगे, वहां टेम्परेचर कांस्टेंट लिखता है हर जगह होगा। एक चीज और लिख लेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन, sensitivity of moving coil galvanometer depends on, sensitivity of moving coil galvanometer depends on, पहला लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न जो कैपिटल एन था वो। सेकेंड लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, NAB अपॉन सी आ रहा था आपका, करंट में वोल्टेज वाले में भी आया था। तीसरा लिखेंगे एरिया ऑफ द कॉइल। चौथा लिखेंगे टॉर्सन कांस्टेंट, ऑलरेडी हमने स्पेशल हेडिंग के तहत लिखा दिया हुआ, क्योंकि ये सब चीजें हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहते हैं। नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, टॉर्सन कांस्टेंट। एक पॉइंट और लिख लेंगे, लास्ट पॉइंट गैल्वेनोमीटर का, लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज विथ चेंज इन पोलैरिटी ऑफ AC करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज with change in polarity of AC current, with change in polarity of AC current, AC current, so it cannot be used to measure AC parameter, so it cannot be used to measure, measurement वाला measure AC parameter। ठीक है, तो इससे हम लोग AC को नहीं मेजर करते हैं बाबा। ये जो गैल्वेनोमीटर आपने MCG पढ़ी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इससे सिर्फ हम लोग DC करंट को ही मेजर कर सकते हैं, AC करंट को नहीं मेजर करेंगे। ठीक है, हाँ सर। चूंकि
जब हम एसी को लगाएंगे बउआ, सपोज एसी में लगा देंगे, तो जो पॉइंटर होगा ना वो जीरो का इर्द गिर्द जो है ऑसिलेट करेगा, क्योंकि जब हाई फ्रीक्वेंसी एसी रहेगा, जब फ्रीक्वेंसी एसी का वेरी हाई रहेगा तो टाइम पीरियड बहुत कम रहेगा, तो क्या होगा वो जीरो के आसपास इर्द गिर्द में वाइब्रेट करेगा। और जब हम एसी की फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखेंगे, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ में ऑसिलेट करेगा आपका, क्योंकि जब हम वेरी लो फ्रीक्वेंसी का एसी होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, तो बउआ ये इधर से इधर डायरेक्ट, इधर से इधर डायरेक्ट ऐसा करके मिलेगा। इसलिए ये एसी के लिए नहीं है, ये डीसी के लिए ही एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। देखो क्लास 12 के बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा है, इसके बताने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन देना है। लिखेंगे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, 12 का बोर्ड का पूछा हुआ बाबू, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी of a moving coil galvanometer to increase current sensitivity of MCG, हर जगह लिख सकते हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जगह, ठीक है, MCG by 50%, comma its resistance is increased, so that so that the new resistance becomes twice the initial resistance,